लोगों का स्वागत है। साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पिछले दिनों वादा किया था कि सरकार द्वारा जो SCERT की बुक चलती है बिहार के स्कूलों में 3, 4, 5 का EVS और 6 से 10 तक का SST और साइंस, मैं सारे विषयों का नोट्स क्लास आपको देने वाला हूं। इसी कड़ी में आज साथियों प्रथम क्लास है जो EVS से संबंधित है। देखिए साथियों, EVS 3, 4, 5 का 2 पार्ट में आएगा। हम लोग सबसे पहले कक्षा 5 से शुरू करेंगे। कक्षा 5 का आज जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है EVS का, उसको आज हम लोग देख लेंगे। इसके बाद कल जो वीडियो आएगा साथियों, उसमें 3, 4 दोनों का सारा कर लेंगे। यानी कहने का मतलब आप सीधा समझे 3, 4, 5 के EVS का 2 वीडियो आएगा, उसमें सारा 3, 4, 5 का EVS कवर हो जाएगा। उसी तरह से 6 से 10 तक का जो है आपको आगे जानकारी दे दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप समझें कि प्रत्येक दिन 2 बजे के आसपास आपको वीडियो SCERT से संबंधित जो भी पॉइंट बनते हैं सब्जेक्ट के, वो आपको मिल जाएंगे। आइए साथियों शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं पर्यावरण और हम भाग 3 कक्षा 5। कक्षा 5 से आज हम लोग पूरा क्लियर कर लेंगे कक्षा 5 का पॉइंट, और 3, 4 का कल पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे। आइए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। कुल 16 पेज का यह PDF है साथियों। PDF कुछ दिन में आपको उपलब्ध हो जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए हैंड रिटन नोट है, बहुत मेहनत करके मैंने सारा चीज़ को लिखा है। तो देखिए, आइए सबसे पहला पॉइंट है कि कक्षा प्रथम एवं द्वितीय में हिंदी पाठ के साथ ही पर्यावरण संबंधी विचारों एवं समझ को समग्रता प्रदान करने के लिए बिना पर्यावरण नाम की चर्चा किए ही बच्चों की सोच विकसित करने का प्रयास किया गया। यानी साफ तौर पर समझे साथियों कि पहला प्रश्न आपका यही है कि पर्यावरण संबंधित विचारधारा को प्रथम और द्वितीय में हिंदी पाठ के साथ पढ़ाया जाता है, और जो पर्यावरण नामक जो विषय होता है वह तृतीय कक्षा से शुरू होता है। आप देख सकते हैं पहली बार विद्यालय के कक्षा तृतीय में पर्यावरण को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तो साफ इसमें एक ही मतलब निकलता है, आप समझ जाएं। 1 और 2 क्लास में पर्यावरण संबंधित विचारधारा को हिंदी विषय के साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है। 3 से लेकर के आप जो है पर्यावरण एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ सकते हैं। आइए साथियों मेन जो चीज़ है उसको हम लोग देखते हैं। साथियों इसमें कुल 21 चैप्टर है। कक्षा 5 के EVS में कुल 21 चैप्टर है। 21 चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, वे सारे पॉइंट मैंने लिख रखे हैं साथियों। हैंड रिटेन सारा नोट्स आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। देखिए सबसे पहला चैप्टर है पटना से नाथुला की यात्रा। यानी कि इसमें कुछ बच्चे होते हैं जो पटना से सिक्किम की यात्रा करते हैं और क्या कुछ देखते हैं उनके विषय में यहाँ पर चर्चा किया है। जिसमें पहला पॉइंट है सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है, गंगटोक में है, सब लोगों को पता है। इसके बाद दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है साथियों, पश्चिम बंगाल राज्य के सुंदर पर्वतीय स्थल है यह दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दूसरा टाइगर हिल, टाइगर हिल भी जो है एक पर्यटन स्थल है साथियों, यह दार्जिलिंग में पड़ता है। तो याद रखना है सिक्किम की राजधानी कहाँ पर, गंगटोक में, दार्जिलिंग कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, और टाइगर हिल कहाँ पे है साथियों, दार्जिलिंग में। इसके बाद एक कुछ एक था यहाँ पर देख सकते हैं, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, लॉयड बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, ये सब जो है दार्जिलिंग में है साथियों। इसके बाद इसी में एक पॉइंट था कि जूलॉजिकल पार्क में याक पाया जाता है, और याक सिक्किम में ही पाया जाता है। और याक इन जगहों में इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर तो ठंड पड़ता है, लेकिन याक के बाल बड़े बड़े होते हैं तो ठंड को वह झेल लेता है। इसके बाद देखिए साथियों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने लिखा हुआ था तो मैंने लिख लिया। तो आइए साथियों मेन पॉइंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछने की संभावना अधिक है कि हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है। तो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे है, दार्जिलिंग में है, और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। देखिए साथियों इसकी स्थापना 1954 में होने का कारण ये है कि एवरेस्ट पर जो पहली बार चढ़ाई किए थे तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी, तो तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी 1953 में हिमालय की जो एवरेस्ट चोटी है उस पर चढ़ाई किए थे। तो उसी के बाद 53 के बाद 54 में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान का स्थापना किया गया दार्जिलिंग में। तो फिलहाल आगे एक पॉइंट में बताऊंगा, लेकिन आपको याद रखना है जो मुख्य पॉइंट क्या मैंने बताया कि सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है, गंगटोक में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, टाइगर हिल दार्जिलिंग में है। इसके बाद हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में है, जिसकी स्थापना 1954 में की गई है। इसके बाद आगे है तेंजिंग नार्गे, जो कि एवरेस्ट पर चढ़े थे। देख सकते हैं शुरुआत में तेंजिंग नार्गे 20 साल की उम्र से कूली का काम करते थे। ये जो तेंजिंग नार्गे थे साथियों, ये क्या करते थे, कूली करने का मतलब जो एवरेस्ट की चढ़ाई वगैरह करते थे उनकी मदद करते थे कूली के रूप में। इनका जन्म जो है तेंजिंग नार्गे का जन्म तिब्बत में हुआ था, लेकिन बाद में ये भारत के मूल निवासी बन गए। इसके बाद 1953 में तेंजिंग नोर्गे सर एडमंड हिलेरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर पर यानी एवरेस्ट पर, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर पर चढ़े और भारत का झंडा फहराया। देखिए मुख्य रूप से देखिए क्या सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि तेंजिंग नार्गे कहाँ का निवासी था, तो तिब्बत का निवासी था, और बाद में कहाँ का निवासी बन गया, भारत का निवासी बन गया। और कब इन्होंने जो है एवरेस्ट की चढ़ाई की, तो 1953 में। किसके साथ की, तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने की। अब देखिए एवरेस्ट की ऊंचाई तो आपको पता है
इसके बाद आगे है कि तेंजिंग नोरगे को सिरदार की उपाधि मिली। तो क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से किसे सिरदार की उपाधि मिली, तो आपको याद रखना है तेंजिंग नोरगे। इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल फिलहाल बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की। तो क्वेश्चन पूछ सकता है हाल फिलहाल बिहार की किस महिला ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने पर फतह हासिल की, तो आप क्या लिखेंगे, निरुपमा अग्रवाल। इसके बाद आगे है गंगटोक, यानी जो सिक्किम की राजधानी है, समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, यह सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम, ये भी इंपॉर्टेंट, सिक्किम की प्रमुख नदी कौन है, तीस्ता नदी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है तीस्ता नदी कहाँ की प्रमुख नदी है, या सिक्किम की प्रमुख नदी कौन सी है, तीस्ता होगी। इसके बाद सिक्किम में कौन सी जनजाति निवास करती है, लेप्चा, नेपाली, भूटिया आदि निवास करती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, रूमटेक माउंटेनसरी कारमापा, यह बौद्ध धर्म के धर्मगुरु का निवास स्थल था, यह सिक्किम है साथियों। तो क्वेश्चन पूछ सकता है रूमटेक माउंटेनसरी क्या है, तो बौद्ध धर्म के गुरु का निवास स्थान है, यह बौद्ध धर्म के लिए दर्शनीय स्थल है। और रूमटेक माउंटेनसरी कहाँ है साथियों, सिक्किम में है। इसके बाद नाथुला दर्रा कहाँ पर है, तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। और नाथुला दर्रा को ही प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। तो सिल्क मार्ग के नाम से किसे जाना जाता था, नाथुला दर्रा को। साथियों दूसरा चैप्टर है खेल, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। खो खो में कहा गया है कि खो खो का चर्चा किया गया है। तो खो खो में कुल जो है 12 खिलाड़ी होता है, ऐसे 9 मुख्य खिलाड़ी होता है, 3 विकल्प के तौर पे होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है खो खो में कुल कितना होगा, तो 12 होगा, मुख्य रूप से कितना होगा, 9 होगा, विकल्प के तौर पर 3 रहता है। इसके बाद घर में खेले जाने वाली तथा बाहर में खेले जाने वाली की सूची के बारे में क्वेश्चन में दिया गया था, इसकी सूची बनाइए। तो देखिए साथियों, ये विविध में हम लोग पढ़ लेंगे कि आखिर जब विविध पॉइंट सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो विविध पॉइंट पढ़ेंगे, तो उसमें कौन सा खेल में कितना खिलाड़ी होता है इसको हम लोग जानेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। आगे है साथियों सबसे इंपॉर्टेंट कि मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है, और सूमो कहाँ का मार्शल आर्ट है, जापान का है। और गतका ये सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, गतका किस धर्म से है, सिख धर्म से है। तो आपको याद रखना है मार्शल आर्ट एक क्या है, युद्ध कला है, जापान का सूमो याद रखना है। इसके बाद सिख धर्म का जो है क्या है, मार्शल आर्ट गतका है। तो गतका देखिए क्या है साथियों आगे, गतका एक मार्शल आर्ट है, यह सिख धर्म से जुड़ा है। गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है किस गुरु ने जो है सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया, तो गुरु गोविंद सिंह ने। और गतका सिख के सैन्य रूप का हिस्सा है, यह आत्मरक्षा के लिए सीखा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि गतका कहाँ का है, यह जो है सिख धर्म का है, और यह जो है सिख आत्मरक्षा के लिए यह सीखा जाता है। इसके बाद है सिख समुदाय के लोग बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर खेलते हैं इसे। इस खेल को हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग भी खेलते हैं। आगे साथियों अध्याय 3 है। अध्याय 3 में है बीजों का बिखरना। हालांकि साथियों मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर का मंदिर जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछवार गांव में है। तो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर का मंदिर कहाँ पर है, तो जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछवार गांव में है। और कुछ जैनीय समूह का मानना है कि यहाँ पर महावीर का जो है जन्मस्थली है, यानी कि कुछ जो महावीर जैनी लोग हैं वो लोग मानते हैं कि ये जो जमुई का जो प्रखंड है लछवाड़ा गांव है जिसका, तो वहाँ पर जो है बौद्ध जैन धर्म के 24वें तीर्थकर का जन्मस्थली है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके बाद कुछ पॉइंट दिया था साथियों कि पेड़ पौधे कहीं भी क्यों उग जाते हैं, तरह तरह से बीज बिखरते बीज। देखिए पेड़ पौधे कहीं से कहीं क्यों उग जाते हैं, उसके पीछे कई सारे रीजन होते हैं। चटकर फटकर बिखरने वाला बीज, हर श्रृंगार और गुल मेहंदी के बीच। यानी कहने का मतलब है कि कई बार आपने देखा होगा कि कहीं से कहीं पौधा उग जाता है, जैसे मकान पे उग जाता है, कहीं मतलब ज़मीन पे उग जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें बताया गया है कि चटकर और फटकर बिखरने वाले बीज कौन है, हर श्रृंगार और गुल मेहंदी के बीच। हवा में उड़ने वाले बीज, यानी हवा में उड़कर कहीं से बीज आ जाते हैं तो वहाँ पौधा उग जाता है, तो कपास के बीज। पानी में तैरकर बिखरने वाले बीज कौन है, कमल एवं कुमुदनी के बीज। ये बिखर करके दूसरे जगह भी उपज हो जाती है इसकी। जानवरों की सवारी कर बिखरने वाला बीज गोखुर का बीज, शरीर में चिपक जाता है। पक्षियों द्वारा बिखरा होता है पीपल के बीज का, बरगद के बीज का, अमरूद के बीज का। आइए साथियों चौथा एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट निकला साथियों, मेरा बगीचा उसका है। तो चैप्टर का नाम हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है, एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है हर्बेरियम, जिसमें पेड़ पौधे व घास के पत्ती या पेड़ पौधे के मुख्य अंश को अच्छी तरह से संग्रहित किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वनस्पति संग्रहालय जिसमें पेड़ पौधे के घास पत्ती आदि को संभाल कर रखा जाता है, तो वह क्या कहलाता है, हर्बेरियम कहलाता है। आगे 5वां चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ऐतिहासिक स्मारक। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विद्यालय। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था, तो नालंदा विश्वविद्यालय था। इसके बाद 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के संरक्षण में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है नालंदा विश्वविद्यालय किसके संरक्षण में स्थापित किया गया, तो कुमारगुप्त के द्वारा। इसके बाद
इसमें लगभग 10,000 से अधिक छात्र थे और 2,000 के लगभग शिक्षक थे, ये याद रखना है। इसके बाद आगे है कि इस ज्ञान केंद्र में विश्व के कोने कोने से विद्यमान तथा छात्रों को आकर्षित किया। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, मतलब विदेश से भी लोग इसमें पढ़ने आते थे उस समय। इसके बाद 8वीं से 12वीं सदी के बीच इसका उत्कर्ष काल रहा, यानी ये काफ़ी फला फूला। तो कब इसका स्थापना किया गया? तो 5वीं शताब्दी में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। और इसके बाद इसका जो है सबसे उत्कर्ष काल कौन था? 8वीं से 12वीं के बीच। और इसके बाद चीनी यात्री ह्वेनसांग भी आकर के यहाँ पर पढ़े थे। तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? आपको लिखना है कमेंट में, ऐसे मैं बता देता हूँ, हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसके बाद 12वीं शताब्दी के अंत तक इसका अंत हो गया। इसका अंत किसने किया? बख्तियार खिलजी ने किया। ये इसने क्या किया था? सारे पुस्तकालय, संग्रहालय आदि को आक्रमण करके जला दिया। इसके बाद इसमें 8 अलग अलग प्रांगण तथा 10 मंदिर थे, जिसमें अनेक ध्यान केंद्र थे। यानी कि इस नालंदा विश्वविद्यालय में 8 अलग अलग प्रांगण थे, 10 मंदिर थे, जिसमें प्रत्येक में ध्यान केंद्र थे। इसके बाद पुस्तकालय के बारे में कहा गया है। पुस्तकालय को धर्मगंज कहते थे। धर्मगंज जो 9वीं मंजिल पर था। इसके 3 पुस्तकालय थे, रत्नदधि, रत्नरंजन एवं रत्न सागर। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना है कि पुस्तकालय जो नालंदा विश्वविद्यालय में था, जिसको धर्मगंज कहा जाता था, ये कितवीं मंजिल पर था? तो ये 9वीं मंजिल पर था। और 3 पुस्तकालय था, जिसका नाम रत्नदधि, रत्नरंजक, रत्न सागर। इसके बाद इसके प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित होते थे, जो प्रवेश परीक्षा लेकर विश्वविद्यालय में परीक्षा देते, मैंने प्रवेश देते थे। कहने का मतलब आप समझ जाएं कि इसमें वही लोग प्रवेश ले सकते थे जो इंट्रेंस देते थे एक तरह से। और इंट्रेंस कौन लेते थे? द्वार पर 4 पंडित लेते थे। इसके बाद इस विश्वविद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित, यह देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। यह कार्य किसके देखरेख में शुरू हुआ था? तो APJ अब्दुल कलाम के देखरेख में शुरू हुआ था, और तथा डॉक्टर अमर्त्य सेन एवं अन्य के देखरेख में चल रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किसके मतलब मार्गदर्शन में शुरू हुआ था? तो APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में इसको पुनर्जीवित करने का नालंदा विश्वविद्यालय का प्रयास शुरू हुआ था, और अभी अमर्त्य सेन वगैरह के देखरेख में चल रहा है। इसके बाद बिहार के स्मारक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों। मगध की राजधानी 2 बनी, राजगीर, जिसको हम लोग गिरिव्रज भी कहते हैं, दूसरा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन ने किया था, आपको पता है। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भागलपुर में है साथियों। धर्मपाल ने इसका स्थापना किया था। बोध गया मंदिर, महात्मा बुद्ध होगा साथियों, यहाँ पर गांधी लिखा गया है, काट लीजिएगा। तो बोध गया महात्मा बुद्ध से संबंधित है। वैशाली महावीर का जन्मस्थली है। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे, और सूफी संतों का केंद्र रहा है बिहार। आपको कमेंट में करना है कि कौन से सूफी संत थे बिहार में प्रसिद्ध। इसके बाद अशोक स्तंभ का जो है नंदनगढ़, लोहिया तथा कोल्हुआ से प्राप्त हुआ है। इसके बाद मोतिहारी का केसरिया का स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप बौद्ध स्तूप है। याद रखना है, विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप क्या है? मोतिहारी का केसरिया स्तूप, गोलघर पटना में है। इसके बाद देव सूर्य मंदिर, ये पूछा जाता है, देव सूर्य मंदिर कहाँ पे है? औरंगाबाद में है। जल मंदिर पावापुर में है। महाबोधि मंदिर गया में है। इसके बाद आगे है कि नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट पत्थर आदि का इस्तेमाल किया, लेकिन सीमेंट की जगह क्या इस्तेमाल किया? सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, छोवा व गोंद इस्तेमाल किया गया सीमेंट की जगह पर। इसके बाद अध्याय सिंचाई के साधन, इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं बने थे, 2-3 पॉइंट बने हैं कि कौन सी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए, यह किस मौसम में बोई जाती है। तो आपको पता है खरीफ की फसल को ज़्यादा पानी चाहिए, यह जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। और कौन सी फसल को कम पानी चाहिए? तो रबी फसल को कम पानी चाहिए, यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जनवरी फरवरी में काटी जाती है। इसके बाद परंपरागत रूप से लोग नदियों, तालाबों एवं कुओं से सिंचाई करते थे, पर अब भी और भी साधन है, नलकूप, बोरिंग, हालांकि इसमें चर्चा किया गया, बहुत ज़्यादा पॉइंट मैंने आपको कहा कि नहीं है इसमें। इसके बाद अध्याय 7, इसमें बस कुछ नहीं है, जितना खाओ उतना पकाओ। कहने में शेखपुरा में बारात आया हुआ था, जिसमें खाना खाकर के 20 लोग बीमार हो गए थे। तो बस खाना काफ़ी देर रहा था, तो खाना जो है विषैला हो गया था, जिस वजह से बीमार हो गए थे। कुछ ज़्यादा इसमें पॉइंट है नहीं, बस इसमें हम लोग विविध में देख लेंगे कि किस भोजन को हम लोग लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं, किस भोजन को हम लोग कम समय तक संरक्षित रख सकते हैं। आगे हम लोग विविध में देखेंगे। क्वेश्चन है 8 अध्याय साथियों, इसमें रॉस की जंग मलेरिया के संग। देखिए रोनाल्ड रॉस देख सकते हैं, मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। मलेरिया के बारे में सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने बताया था, और उसी ने इसका इलाज वगैरह दिया। इसके बाद रोनाल्ड रॉस का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोनाल्ड रॉस कहाँ के थे? भारतीय थे, और जन्म इसका कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था, अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। कुनोन की पत्ती या छाल से इसका इलाज होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर से यह रोग होता है, मलेरिया। इसके बाद अध्याय 9 में देखिए साथियों, ये बिहार के मानचित्र से संबंधित था। हालांकि इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया था, लेकिन जब हम लोग बिहार से संबंधित या विविध पॉइंट सारे विषयों का देखेंगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन बिहार का आ जाएगा। अध्याय 10 में है हमारी फसलें हमारा खान पान। देखिए
आपको पता है कि सर्दी में रबी फसल बोई जाती है। रबी फसल कौन सी है? गेहूँ, सरसों, जौ, धनिया, है ना, गाजर, आलू, प्याज, टमाटर, मटर, है ना। इसके बाद गर्मी में जायद फसल बोई जाती है जो कम समय में उपज जाती है, तरबूज, खीरा, ककड़ी, उड़द, ये सब। इसके बाद बरसात में जो है आप खड़ी फसल बोई जाती है, धान, मक्का, गन्ना, कपास, अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन। यहाँ पर देख सकते हैं बरसात में लगाई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं, सर्दी में लगाई जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं, गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं। इसके बाद बिहार का मानचित्र दिया हुआ था, हालांकि कोई सवाल उस पर आधारित इस बुक में नहीं है ईवीएस में, आगे अन्य सब्जेक्ट में होगा तो मैंने कुछ नहीं लिया साथियों। इसके बाद कुछ भोज्य पदार्थ है उससे संबंधित राज्य आप देख सकते हैं। खाखड़ा और दाल कहाँ के लोग खाते हैं? गुजरात के लोग। इडली और डोसा दक्षिण भारत के लोग खाते हैं। पाव भाजी मुंबई के लोग खाते हैं। लिट्टी चोखा बिहार में खाया जाता है। मछली चावल बंगाल में खाया जाता है। दाल बाटी राजस्थान में खाया जाता है। इसका अध्याय 11 है साथियों। अध्याय 11 में जंतु जगत सुरक्षा संरक्षण, इसमें सिद्धार्थ और देवव्रत की कहानी है, जिसमें देवव्रत जो है क्या करता है? शिकार करता है और सिद्धार्थ उसको बचाता है। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, इसकी कहानी आप पहले से जानते होंगे, सिद्धार्थ और देवव्रत की कहानी है। देखिए अब इसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट इसका निकल के आया है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि अभ्यारण्य है। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है वाल्मीकि अभ्यारण्य किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण में है। और यह किसके लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए है। आपसे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ साथियों, बेगूसराय में कौन सा अभ्यारण्य है? ये आपको कमेंट में जवाब देना है। इसका राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, बिहार के उद्यान से संबंधित साइंस में बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, हम लोग संबंधित पॉइंट देख रहे हैं तो उसमें हम लोग देख लेंगे। इसके बाद बिश्नोई जनजाति कहाँ की जनजाति है? राजस्थान की जनजाति है। ये वन और वन प्राणियों की रक्षा करते हैं। इसके बाद अध्याय 12 मान गए लोहा, इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं है, विकलांगता से संबंधित जो है कुछ बातें हैं। तो विश्व विकलांगता दिवस आपको याद रखना है 3 दिसंबर को है। ब्रेल लिपि के बारे में आप सभी को पहले भी पता होगा, सीटेट में आप लोग इस चीज़ को पढ़े होंगे कि ब्रेल लिपि एक खड़े आयताकार स्लेट में 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। नेत्रहीन बच्चे इन उभरे बिंदुओं पर उंगली के स्पर्श से मैंने सारी चीज़ को समझते हैं। इसके बाद अध्याय 13 में है पानी और हम, इसमें बाढ़ वगैरह के बारे में जिक्र किया गया है। अस्मरणीय तथ्य कोई भी नहीं है। पानी कहाँ से लाते हैं तो आपको पता है, कुआं, नल, हैंडपंप। बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार में भयंकर जो बाढ़ आया था वह कब आया था? पिछले बार 18 अगस्त 2008 में आया था। इसके बाद 14 में है सूरज एक काम अनेक। देखिए सोलर कुकर के बारे में कहा गया है कि सूर्य के ताप से खाना बनता है। इसमें सूर्य की शक्ति को हम कई प्रयोग में लाते हैं, इसे सौर ऊर्जा कहते हैं, आपको पता है। इसके बाद सौर कुकर की दीवारें बनाने के लिए क्या किया जाता है? सौर की दीवारें और पेंदी काले रंग से पुती होती है। ऊपरी ढक्कन पारदर्शी कांच का उसमें लगा दर्पण होता है। प्रकाश की किरणें को अंदर रखी खाने की चीज़ों पर डालते हैं और इसमें एल्युमिनियम के डिब्बे में रखा खाना पक जाता है। बस ये इसका प्रोसेस होता है। इसके बाद सौर ऊर्जा में छोटी छोटी बैटरियां चार्ज की जाती है। मोटर गाड़ियां भी चलाई जा सकती है। कृत्रिम उपग्रह में भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है और अब रेलगाड़ी चलाने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके बाद हमारा जंगल है 15, वही है पॉइंट साथियों। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के संरक्षण के लिए है। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। हिरन पौधा खाता है और बाघ हिरन को, अगर बाघ खत्म हो जाए और हिरन की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। इसके बाद धरहरा की परंपरा, देखिए धरहरा जो है यह भागलपुर जिला में है। इसमें जो है बेटी के जन्म पर 10 पेड़ लगाने का जो है इन्होंने प्रचलन कराया है, तो ये फेमस हो गया उधर। आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि धरहरा की परंपरा कहाँ की है? भागलपुर जिले की है। किस प्रखंड की? नवगछिया की है। यह धरहरा की परंपरा क्या है? पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता है। इसमें क्या कहता है? बेटियों के जन्म को पर्यावरण संरक्षण का अवसर मानते हुए एक उत्सव के रूप में 10 पौधा लगाया जाता है। इसके बाद अध्याय 16 है, कुछ है नहीं, चलो सर्वे करें, यानी कुछ लोग जो है इसमें सर्वे करने संबंधित है। कोई भी एग्जाम पॉइंट इसमें नहीं है अध्याय 16 में। अध्याय 17 में है रामू काका की दुकान, बच्चे सब वगैरह, इसमें थोड़ा बहुत का जिक्र है लेकिन कोई भी पॉइंट एग्जाम से दृष्टिकोण से नहीं है साथियों। इसके बाद आवास है, तो आवास में भी कुछ नहीं है। तरह तरह के व्यवसाय, किसान, बुनकर, लोहार, राजमिस्त्री, यानी कहने का मतलब है कि विभिन्न तरह के लोग विभिन्न तरह का व्यवसाय करते हैं। अध्याय 19 में वही है, इसमें भी कोई पॉइंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद 20 में देखेंगे तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं रामपुर वाले चाचा की शादी का इसमें कहा गया है। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, बस एक ही चीज़ याद रखना है, बंगाल के शुभ कार्यों के समय उलू उलू ध्वनि एवं शंख ध्वनि करने की प्रथा है। बंगाल में कोई शुभ काम करता है तो आप देखे होंगे टीवी वगैरह में भी उलू 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 करता है वो लोग। इसके बाद शंख ध्वनि भी प्रज्वलित की जाती है। इसके बाद अध्याय 21 में है लकी जब बीमार पड़ा। देखिए लकी को मलेरिया हो जाता है, बस इसमें एक ही पॉइंट है कि मलेरिया एक संक्रामक रोग है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। मच्छर को रोकने का क्या क्या उपाय है? मच्छरदानी इस्तेमाल कर सकते हैं, धुआं करते हैं तो मच्छर भाग सकता है, पानी जबाव में मिट्टी तेल छिड़क सकते हैं तो मच्छर ख़त्म हो सकता है। तो बस इतना ही पॉइंट है साथियों 5 क्लास के SCRT EVS में। कल आपको 3 और
4 का जितना पॉइंट है EVS में महत्वपूर्ण मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग 6 क्लास का शुरू करेंगे कल के बाद यानी परसों। धन्यवाद।